हाय दोस्तों आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन हमारी बॉडी में दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। जो सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों वो है हीमोग्लोबिन बनाना। हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन एक वो मॉलिक्यूल है जो आपकी रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। रेड ब्लड सेल का मतलब हो गया लाल रक्त कणिका। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या करता है रेड ब्लड सेल के अंदर कि हीमोग्लोबिन जो है, जब भी दोस्तों हम सांस लेते हैं उस सांस के ज़रिए ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में आती है, और फिर वो जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो लंग्स के ज़रिए हमारे ब्लड में आ जाती है। और ब्लड के अंदर जैसे मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो जो ऑक्सीजन आई है ब्लड के अंदर दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है, मतलब बाइंड हो जाती है। और अब ब्लड हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है, हमारी शरीर के अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है, और वहां पर जो हीमोग्लोबिन के अंदर जुड़ी हुई ऑक्सीजन है ये हमारी सेल्स को हीमोग्लोबिन प्रदान करता है, मतलब कि देता है। हमारी सारी सेल्स को दोस्तों जीवित रहने के लिए, अपना काम ठीक से करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हमेशा रहती है। मतलब ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन ही वो मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है सारी की सारी सेल्स में। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो हम जितनी मर्जी सांस लेते रहें, जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सेल्स तक पहुंचने का एक ही रास्ता होता है कि पहले वो ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगी, फिर हीमोग्लोबिन ब्लड के ज़रिए जहाँ तक भी पहुँचना है वहाँ तक पहुँचेगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ेगा। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो फिर ऑक्सीजन ठीक से सेल्स तक नहीं पहुँच पाएगी। तो हमें ये समझ लेना है कि हीमोग्लोबिन का कितना इंपॉर्टेंट काम है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आयरन की कमी किस किस वजह से हो सकती है, कौन कौन से लोगों को आयरन की कमी होने के चांस दोस्तों ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इस बारे में भी बात करेंगे कि आयरन की कमी से किस किस तरह के साइंस या सिम्टम्स, मतलब क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। दोस्तों इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर्स किस तरह से बनाते हैं ये भी टच करेंगे। साथ में दोस्तों ये भी बात करेंगे कि आयरन बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज होता है, मतलब आयरन का किस तरह से बॉडी में बॉडी उसकी प्रोसेसिंग करती है। और दोस्तों इसके इलाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उसके बारे में भी टच करेंगे। आपकी डाइट वाइट में आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो उस खाने में जो भी आयरन है वो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन उसे अवशोषित कर लेती है। अब क्या होता है कि वो जो आयरन हमारे इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया है वो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल के ज़रिए ब्लड में आ जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब हमारी खून की नलियों के अंदर वो आयरन आ गया है जो हमने खाया था। अब क्या होता है दोस्तों कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है ट्रांसफरिन। वो वाला प्रोटीन जो है इस आयरन के साथ में जुड़ जाता है और इस आयरन को लीवर में ट्रांसफ़र कर देता है। अब दोस्तों लीवर में जो आयरन है वो फेरिटिन नाम से स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब भी कभी बॉडी को आयरन की ज़रूरत है तो लिवर फिर ये फेरिटिन को रिलीज़ कर देता है और बॉडी को आयरन मिल जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी बोन मैरो है ना दोस्तों, बोन मैरो का मतलब हो गया जो हमारी लंबी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर का जो स्पेस होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। वहाँ पर सारी की सारी ब्लड सेल्स बनती हैं, मतलब जो रक्त की कोशिकाएँ होती हैं उनका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। तो जब भी दोस्तों बोन मैरो के अंदर आप सपोज़ करो रेड ब्लड सेल बन रही है तो फिर आयरन की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो फिर लीवर ये फेरिटिन को रिलीज़ करेगा जो आयरन का स्टोर्ड फॉर्म है, और फिर रेड ब्लड सेल ठीक ठाक बन जाएगी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होगा, और हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है रेड ब्लड सेल की वो पूरी होती रहेगी। तो इसका मतलब कि आप जो भी खाना वाना खाते हैं उसके ज़रिए ही आपकी बॉडी को आयरन मिलता है। और ये भी नहीं कि आप जितना खाने में आयरन है वो सारा का सारा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी सी मात्रा ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है दोस्तों, बाकी सारा जो है वो एक्सक्रीशन के ज़रिए, मतलब उत्सर्जन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वैसे इसमें भी गाइडलाइंस है, मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी को कितना आयरन की रिक्वायरमेंट डेली होती है और आपको अपने खाने में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब आयरन की कमी की वजह से बॉडी में किस किस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों थकान बहुत ज़्यादा बनी रह सकती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि फेटीग, मतलब पेशेंट जो है वो थोड़ा सा भी काम करता है तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। कई बार बिना काम किए भी, नॉर्मली भी, रेस्ट की पोजीशन में भी दोस्तों बहुत थकावट फील हो रही होती है। दूसरी बात यह है दोस्तों की एनर्जी की बहुत कमी महसूस हो रही होती है, तो इस वजह से कई बार काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही होती, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर शक्ति ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे। साथ साथ दोस्तों ये भी देखा जाता है इसमें कि जो हमारी स्किन है उसका कलर थोड़ा सा सफ़ेदी की तरफ बढ़ चुका होता है, मतलब स्किन थोड़ी थोड़ी, जैसे नॉर्मल स्किन जो होती है उसके अंदर एक थोड़ा सा रेडिश बना होता है या एक अलग सा टेक्सचर होता है, एक अलग सा ब्राइटनेस या ग्लो होता है। तो इन पेशेंट्स की स्किन में देखा जाता है कि बिल्कुल सफ़ेदी वाली सी चीज़ जो है वो धीरे धीरे पैदा हो रही होती है। ये वाले पेशेंट दोस्तों नॉर्मली कंप्लेन करते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो थोड़ा सा भी चलेंगे या थोड़ा सा भी कुछ काम करेंगे, थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है।
ये अपने आप में एक दोस्तों कॉमन सिम्टम है। और अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है, तो फिर बैठे बैठे भी, मतलब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तब भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस बहुत जल्दी जल्दी आए वो चीज़ हो सकती है। दोस्तों ये भी देखा जाता है कि थोड़ा सा भी कुछ फिजिकल काम कर लिया तो फिर उसकी वजह से इनको चेस्ट में थोड़ा घबराहट होना, चेस्ट में पेन होना या चेस्ट में भारीपन होना, ये वाले सिम्टम भी दोस्तों इन पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। दोस्तों इन वाले पेशेंट्स में हेडेक की प्रॉब्लम नॉर्मली कॉमनली देखी जाती है, मतलब इन्हें बार बार सर में दर्द रह सकता है। साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इनके बाल नॉर्मली जल्दी झड़ते हैं, मतलब हेयर लॉस जल्दी होता है। जो इनके नेल्स हैं, मतलब जो इनके नाखून हैं, वो भी थोड़े से कमज़ोर ज़्यादा होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी से टूट जाते हैं, उनके अंदर वो मजबूती नहीं होती है, देखा जाता है। इन पेशेंट्स को दोस्तों इनकी जो हार्ट बीट है वो भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट चले, मतलब नॉर्मली अगर हम समझें कि 1 मिनट में अगर हार्ट बीट की जो रेंज होती है वो लगभग 60 से 100 होती है, तो हो सकता है इनकी हार्ट बीट जो है वो 100 से ज़्यादा हो, मतलब इनकी पल्स बहुत तेज़ चल रही है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि इनकी जो जीभ होती है, जो मतलब इनकी टंग होती है, ज़ुबान, उसमें पेन होता है। और साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को बर्फ़ के लिए या फिर मिट्टी के लिए एक बहुत अजीब सा एडिक्शन होता है, उसे बस मुंह में डाल के खाने का मन करता है, इसे हम पिकोफेजिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो स्पेक्ट्रम है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स का है। और पेशेंट में किसी भी किस्म के इनमें से लक्षण देखे जा सकते हैं। जो सबसे कॉमन लक्षण होते हैं वो थकान वाले होते हैं, कमज़ोरी वाले होते हैं और स्किन की सफ़ेदी हो जाना, इस तरह वाले होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन किन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब रिस्क पे कौन कौन लोग ज़्यादा हैं। तो दोस्तों पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है जिन लोगों को ठीक से खाने को नहीं मिलता है, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं या कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो ठीक से अपना आहार नहीं ले पाते, आहार की क्वांटिटी कम है या साथ में आहार के अंदर पोषक तत्व भी कम है, मतलब कुछ इस तरह का खाना खाते हैं जो कि उनकी बहुत बैलेंस डाइट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आयरन की कमी होने के चांस दोस्तों रहेंगे ही। दोस्तों उन महिलाओं में जिनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, मतलब उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है पीरियड्स के टाइम पे, उनके अंदर भी चांसेस दोस्तों इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। साथ साथ दोस्तों वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं या जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी की है, उनके अंदर भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा होते हैं आयरन डेफिशिएंसी होने के। तो तभी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को हमेशा डॉक्टर के पास अपना फॉलोअप करते रहना चाहिए, वो आयरन के टैबलेट्स वगैरह देते हैं, तो उसके हिसाब से आपके अंदर कमी नहीं होती है। बट फिर भी कई सारी महिलाओं में ये वाली प्रॉब्लम देखी जाती है क्योंकि उनका ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पाता या वो ठीक से डॉक्टर के पास जाती नहीं है फॉलोअप के लिए। दोस्तों आयरन की कमी होने के चांस उन लोगों में भी ज़्यादा होते हैं जिनकी अभी अभी कोई मेजर सर्जरी हुई है, मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या कि कोई अभी बड़ा फिजिकल एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कुछ ट्रॉमा हुआ है, मतलब कुछ तो ब्लड लॉस वाली कंडीशन पैदा हुई है, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आयरन की कमी हो सकती है। साथ साथ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को पेट की या आंतों की कुछ बीमारियाँ होती हैं और उन बीमारियों की वजह से भी दोस्तों आयरन की कमी होती है। बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो जो अल्सर वाली बीमारी होती है, पेप्टिक अल्सर जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी देखा जाता है कि कई लोगों को आयरन की कमी हो जाती है क्योंकि पेप्टिक अल्सर से लगातार ब्लड हल्का हल्का सा रिसता रहता है, कई बार पेशेंट को नहीं पता लगता। साथ साथ दोस्तों सीलिएक डिसीज़ होती है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है। सीलिएक डिसीज़ में बेसिकली ग्लूटेन नाम के प्रोटीन से बॉडी को एलर्जी हो जाती है और अलग अलग किस्म के सिम्टम्स आते हैं। तो जिनको सीलिएक डिसीज़ है दोस्तों उनके अंदर भी आयरन की कमी होने के चांस अच्छे खासे हो जाते हैं। साथ साथ दोस्तों कुछ पेशेंट्स को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होती है, ये एक बीमारी का ग्रुप है जिसके अंदर क्रॉन्स डिसीज़ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होती है। तो जिन लोगों को दोस्तों ये वाली बीमारी है उनके अंदर भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आयरन की कमी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, कनेक्ट कर पा रहे हो अगर आप मेरे साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। प्लस दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों कई लोगों ने ऑपरेशन कराया होता है अपना बहुत ज़्यादा जो वज़न है वो कम करने के लिए, जिसे हम बैरियाट्रिक सर्जरी भी कहते हैं, बैरियाट्रिक प्रोसीजर भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी दोस्तों चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं आयरन की कमी होने के। इसीलिए इन पेशेंट्स का भी ठीक से फॉलोअप किया जाता है, बार बार इनका ब्लड टेस्ट वगैरह टाइम टाइम पे करके देखा जाता है और इनको सप्लीमेंटेशन आयरन का दिया जाता है ताकि ऐसी कोई कमी ना पैदा हो। दोस्तों कई बार कुछ ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट के साथ में कि पेशेंट की किडनी से या पेशेंट के ब्लैडर से कहीं से भी ब्लड का लॉस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कई बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पथरी अगर हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई ट्यूमर वगैरह हो उसकी वजह से भी हो सकता है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर कोई भी कारण ऐसा है कि किडनी या ब्लैडर वगैरह से ब्लड का लॉस लगातार हो रहा है तो भी एनीमिया होने के चांस रहते हैं दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को बार बार नोज़ ब्लीड होती है, अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो उनको भी चांस हो सकता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए। साथ साथ दोस्तों जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है जो मुंह से लेकर के हमारे रेक्टम तक, एनस तक जाता है, कई बार उसके अंदर भी कई अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि कारण बन सकती हैं आयरन की डेफिशिएंसी होने का।
गैस्ट्राइटिस अगर हो गया है, मतलब कि अगर जो आपका पेट है अगर उसके अंदर की जो वॉल्स हैं उनमें सूजन आ गई है किसी ना किसी वजह से, तब भी चांस होता है कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सपोज करो फ्रेंड्स, अगर ईसोफेजाइटिस हो गया है, मतलब जो आपका फूड पाइप है, अगर उस फूड पाइप के अंदर भी उसकी वॉल्स के अंदर सूजन आ गई है किसी वजह से, तब भी आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांस रहते हैं। किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स को हेमोरॉइड्स होते हैं, मतलब जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं, जिनमें ब्लीडिंग होती है, तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एंजियोडिस्प्लेजिया। ये भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही इन्वॉल्व करती है। तो इस बीमारी में भी क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो थोड़ी लीकी हो जाती हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। स्पेशली अगर ट्यूमर्स दोस्तों कहीं पर भी है पूरे खाने पीने के ट्रैक्ट में, तब भी चांस रहता है कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। सपोज़ वो ट्यूमर पेट में है या किसी भी इंटेस्टाइन में है या फूड पाइप में है, तब भी चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। दोस्तों, एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी खून की नलियाँ हैं, उनके अंदर ही क्या होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो डैमेज होंगी तो फिर हीमोग्लोबिन भी डैमेज होगा, और हीमोग्लोबिन डैमेज होगा तो वो आयरन को निकाल देगा बाहर, और वो जो आयरन है दोस्तों वो फिर यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और आयरन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस भी अपने आप में एक कंडीशन है दोस्तों, जो कि आयरन डेफिशिएंसी का कारण बनती है। और ये इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस दोस्तों बॉडी में कई अलग अलग कंडीशंस की वजह से देखा जा सकता है। कई बार हार्ट में वॉल्व्स की प्रॉब्लम होती है तब भी देखा जाता है। कई बार एक कंडीशन है टीटीपी, अगर वो है तब भी देखा जा सकता है दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेशन करते हैं, मतलब कि वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते ठीक से। जैसे गाइडलाइंस में होता है ना कि अगर ब्लड दिया तो इतने टाइम तक वेट करना है, उसके बाद फिर से आप दे सकते हो। तो वो अगर ये फॉलो नहीं करते और जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं वहाँ पर, थोड़ा झूठ वूठ बोल देते हैं, तो भी चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। तो आपको अगर ब्लड डोनेशन करते हैं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करना है आपको। दोस्तों, कारण और भी होते हैं आयरन डेफिशिएंसी होने के, काफ़ी सारे कारण अभी और भी होते हैं जो मैं डिस्कस कर भी सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फिर थोड़े से रेयर कॉजेज़ की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी कॉज है तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे आयरन डेफिशिएंसी होने के। अब दोस्तों बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है, डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है। तो क्लिनिकल टेस्ट से थोड़ा सा तो आइडिया लगता ही है, ऑब्वियसली पता लगता है कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, स्किन वगैरह देख करके, आँखों का कलर देख करके। फिर क्या होता है कि जब डॉक्टर्स को लगता है कि आयरन डेफिशिएंसी है शायद, तो ब्लड टेस्ट फिर ऑर्डर किए जाते हैं। सीबीसी करते हैं दोस्तों, उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं, साथ साथ आयरन की स्टडीज़ करते हैं देखने के लिए कि सीरम आयरन कितना है, फेरेटिन कितना है दोस्तों, ट्रांसफरिन कितना है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, और फिर रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली इसमें हीमोग्लोबिन दोस्तों कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट की वैल्यू दोस्तों नॉर्मली कम हो जाएगी, मीन सेलुलर वॉल्यूम दोस्तों कम हो जाएगा, फेरेटिन का अमाउंट भी कम हो जाएगा दोस्तों, सीरम आयरन की जो वैल्यू है दोस्तों वो भी नॉर्मल से कम आएगी, रेंज से कम आएगी, और ट्रांसफरिन की वैल्यू दोस्तों ज़्यादा आएगी। जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है उसकी वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आएगी, और आयरन का सैचुरेशन जो रेंज है उससे कम आएगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस दोस्तों नॉर्मली फुलफिल होती हैं आयरन डेफिशिएंसी में। हो सकता है इनमें से एक दो कंडीशंस ना भी फुलफिल हो, बट इन जनरल ये सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों, और इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो आइडिया पूरा लग जाता है, कन्फर्मेशन हो जाता है कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है। दोस्तों, इन पेशेंट्स में पेरिफेरल स्मीयर स्टडी भी कराई जाती है। इसका मतलब होता है कि ब्लड लेकर के और उसको स्लाइड में फिर देखा जाता है कि उस ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं और जो बाकी ब्लड की सेल्स हैं वो किस तरह दिख रही हैं, मतलब उनकी अपीयरेंस क्या है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो फिर पेरिफेरल स्मीयर में भी अलग तरह की पिक्चर आती है, मतलब जो रेड ब्लड सेल हैं उनका आकार वगैरह इस तरह से दिखता है कि ये वाली कमी है। अब दोस्तों, जिन पेशेंट्स में आयरन की डेफिशिएंसी डायग्नोज हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है, उनमें फिर डॉक्टर्स कई बार और भी टेस्ट करा के देखते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये भी पता करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ ये पता करने से कि आयरन की कमी है सारा काम नहीं हो जाता। वो कमी दोस्तों किस वजह से है, अगर वो मेन वजह पता लगती है तो फिर उस वजह को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो डॉक्टर्स दोस्तों यूरिन का टेस्ट करा के देख सकते हैं कि यूरिन के अंदर कोई आरबीसी, मतलब कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन तो नहीं है। दोस्तों, स्टूल का एग्जामिनेशन करा के देखा जा सकता है, मतलब जो फीकल मैटर होता है उसका एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई ब्लड के अवशेष तो नहीं है, कोई ऑकल्ट ब्लड तो नहीं है। साथ साथ दोस्तों, जो पूरा का पूरा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाने वाला सिस्टम, इसकी भी जांच करके देखी जा सकती है दोस्तों। अगर ऐसा शक होता है कि इसके अंदर का कोई भी ऑर्गन प्रभावित है, तो इसमें दोस्तों एंडोस्कोपी होती है, जो हम मुंह से अपना पाइप डाल के करते हैं, जिसे हम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी भी कहते हैं। इसके ज़रिए सारा ऊपर का जो सिस्टम है, फूड पाइप, स्टमक, ऊपर की आंत वगैरह, ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। और दोस्तों, अगर ज़रूरत होती है तो फिर कोलोनोस्कोपी भी करके देखी जा सकती है, मतलब कि जो हमारा एनस का ज़रिया है वहाँ से एक ट्यूब डाल करके अंदर का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, ठीक से दिखाई पड़ता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें जो बड़ी आंत वाली होती हैं वो दिख जाती हैं, रेक्टम वाली दिख जाती हैं कि वहाँ से कोई ब्लड लॉस तो किसी किस्म का नहीं हो रहा है।
दोस्तों महिलाओं में जब कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से आयरन की कमी होती है तो फिर उनके अंदर भी जांच करके देखी जाती है कि आखिर पीरियड्स में जो बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है उसका कारण क्या है। तो उनका भी दोस्तों पूरा पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखा जा सकता है। अगर ज़रूरत है तो यूट्रस की बायोप्सी वगैरह भी ली जा सकती है, पता करने के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए कि आखिर चीज़ क्या है, क्यों उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। दोस्तों इस जगह पे ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ऐसा पक्का नहीं होता हर बार कि आयरन की जो कमी है उसका कारण आपके नॉर्मल डॉक्टर्स को पता लग ही जाएगा। कई बार डॉक्टर्स को नहीं ठीक से पता लग पाता, फिर आपको वो हेमाटोलॉजिस्ट के पास, जो कि ब्लड की बीमारियों में स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास रेफ़र करते हैं। और फिर हेमाटोलॉजिस्ट आपको अलग तरह से एग्जामिन करते हैं, आपको अलग तरह से टेस्ट वेस्ट कराते हैं इस आई से कि क्योंकि उनको ब्लड में सारा का सारा एक्सपीरियंस, उनकी सारी स्पेशलिटी ही ब्लड में है। तो फिर वो आपके डायग्नोसिस बनाते हैं देख करके कि किस तरह की कमी आ रही है आपके अंदर, किस तरह की बीमारी है आपके अंदर जिसकी वजह से कि आयरन की कमी है। अब दोस्तों हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिर हमें डेली कितना आयरन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी एज के हिसाब से या हमारे जेंडर के हिसाब से। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि रोज़ कितने आयरन की ज़रूरत है, तो जो भी पुरुष हैं या जो भी वो महिलाएं हैं जिन्हें कि मेनोपॉज हो चुका है, उन्हें लगभग 8 मिलीग्राम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों महिलाओं को नॉर्मली, जिन्होंने अभी मेनोपॉज अटेन नहीं किया है, मतलब जो नॉर्मली 50 साल की उम्र से कम की महिलाएं हैं जिनमें अभी पीरियड्स होते हैं, उनको लगभग 18 मिलीग्राम प्रतिदिन की ज़रूरत होती है आयरन की। दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें लगभग 27 मिलीग्राम 27 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। और जो महिलाएँ हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, मतलब जिनके शिशु अभी उनका स्तनपान कर रहे हैं, उन्हें लगभग 9 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर हम इन्फेंट्स या बच्चों की बात करें तो लगभग 7 से 12 महीने के बच्चों को लगभग 11 मिलीग्राम पर डे आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे की उम्र लगभग 1 से 3 साल है तो लगभग 7 मिलीग्राम प्रतिदिन की ज़रूरत पड़ती है आयरन की। अगर बच्चे की उम्र 4 से 8 साल है तो लगभग 10 मिलीग्राम, मतलब 10 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन की। अगर बच्चे की उम्र लगभग 9 से 13 साल है तो 8 मिलीग्राम प्रतिदिन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बच्चा 14 से 18 साल का है तो लगभग 11 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़कों के लिए है और लगभग 15 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़कियों के लिए है। दोस्तों ये गाइडलाइंस मेडिकल साइंस ने एस्टैब्लिश करी है। बहुत सारी जो भी क्लिनिकल रिसर्च होती है, जो मॉडर्न साइंस में वैलिडेटेड सारी की सारी थ्योरीज बनती हैं उसके हिसाब से है। और ये गाइडलाइंस दोस्तों कभी हल्की फुल्की सी चेंज भी होती हैं, तो ये आज के हिसाब से ये वाला सच है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आयरन की कमी है तो उसे आप किस तरह से पूरी कर सकते हैं। तो अगर हम खाने पीने की बात करें दोस्तों, तो नॉन वेजिटेरियन में आयरन होता है। जो हमारी दालें होती हैं, मतलब जो लेंटिल्स होती हैं, उनके अंदर भी आयरन ठीक ठाक अच्छी मात्रा में होता है। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो कई सारे सीड्स होते हैं दोस्तों, इनके अंदर भी आयरन अच्छी मात्रा में मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि किस में कितना आयरन होता है, तो आप ये समझिए कि बीन्स में लगभग 100 ग्राम बीन्स में 5 मिलीग्राम आयरन होता है। अगर मटर की बात करें तो लगभग 100 ग्राम मटर में 1.5 मिलीग्राम आयरन होता है। अगर हम चिकपी, मतलब कि जिसे हम काबुली चने भी कह सकते हैं या सफ़ेद चने कहते हैं, उसमें लगभग 100 ग्राम में लगभग 6.5 मिलीग्राम के आसपास आयरन होता है। और नॉर्मली दालों की बात करें तो लगभग 3.5 मिलीग्राम आयरन होता है 100 ग्राम दालों में। दोस्तों अगर हम पिस्ते की बात करें तो 100 ग्राम पिस्ते में लगभग 4 मिलीग्राम आयरन होता है। काजू की बात करें तो लगभग 6.5 या 6.75 मिलीग्राम आयरन होता है 100 ग्राम काजू में। और अगर हम बादाम की बात करें तो 100 ग्राम में लगभग 5.5 मिलीग्राम आयरन होता है। दोस्तों गेहूं में अच्छे अमाउंट में आयरन होता है। और मिलेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आयरन की मात्रा ठीक ठाक होती है। मिलेट्स का मतलब हो गया कि जो अलग से अनाज होते हैं, फॉर एग्जांपल जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इस तरह के जो भी अलग अलग ग्रुप्स के अनाज होते हैं दोस्तों, मिलेट्स में आते हैं वो। और मिलेट्स के अंदर भी आयरन बहुत ठीक ठाक मात्रा में होता है। जैसे कि ब्राउन राइस में दोस्तों आयरन अच्छी मात्रा में होता है, ओट्स में होता है, क्विनोआ में होता है। कई तरह के सीड्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि तिल के सीड्स हो गए, या कि पंपकिन सीड्स हो गए, या कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, इनके अंदर भी आयरन अच्छी मात्रा में होता है दोस्तों। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जो तिल के सीड्स होते हैं उनमें लगभग 100 ग्राम सीड्स के अंदर लगभग 15 मिलीग्राम के आसपास आयरन होता है, जो बहुत अच्छी मात्रा समझी जाती है। जो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब वो तो आप सारे एग्जाम्पल जानते ही हैं, पालक हो गया, साग किसी भी किस्म के हो गए, पत्ता गोभी वगैरह हो गई। तो जो भी हरी सब्जियां पत्तेदार हैं वो बहुत रिच सोर्स मानी जाती हैं आयरन का, क्योंकि वो होती हैं। टोफू जो होता है, जो सोयाबीन बेस्ड एक तरह से प्रोटीन होता है, उसके अंदर भी ठीक ठाक मात्रा में आयरन होता है। लगभग 100 ग्राम टोफू में लगभग 5.5 मिलीग्राम आयरन होता है। अगर हम नॉन वेज की बात करें दोस्तों, तो मीट में, चिकन में, फ़िश में, इन सब चीज़ों में आयरन की मात्रा होती है। बेसिक फ़र्क क्या होता है नॉन वेजिटेरियन में और वेजिटेरियन में, कि जो वेजिटेरियन खानों में आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में हल्का सा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर आयरन होता है वो एब्जॉर्ब बड़े आराम से हो जाता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप खाना कुछ आयरन के बर्तनों में बनाएंगे, लोहे के बर्तनों में बनाएंगे, तो भी उससे चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कि आपकी बॉडी को आयरन बेटर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप खाना खाने के साथ में चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपके जो आयरन को बॉडी एब्जॉर्ब करती है दोस्तों, वो वाला अमाउंट लगभग 70-80% कम हो जाता है। तो आपको ये वाला काम नहीं करना है। खाना खाने के साथ में आप चाय कॉफ़ी वगैरह मत पीजिए।
और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करने से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में दोस्तों वो कम हो जाता है। एक और चीज़ दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ भी आयरन रिच फूड खा रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसके अंदर आयरन ठीक ठाक पर्याप्त मात्रा में है, तो अगर उसके साथ में आप कोई विटामिन सी वाला खाना भी खाएंगे, विटामिन सी किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा होता है, कई सारे फलों में होता है, तो उससे भी जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि सपोज़ आप कोई भी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, उसके साथ में अगर आपने कोई भी फल वगैरह खा लिया, ऐसे फल जिनमें विटामिन सी ज़्यादा अच्छी मात्रा में है, तो उससे जो आयरन है वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाएगी। और यही अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन दोस्तों इतने अच्छे से नहीं होगा। तो विटामिन सी हमेशा आयरन के एब्जॉर्प्शन को और बेहतर कर देता है बॉडी में। आपको ये वाली बात अपने मन में बिठा के चलनी है। नॉलेज की बात है, अगर आपको पता होगा तो आप इस चीज़ का, इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी दालें वालें होती हैं, जो आयरन के अच्छे सोर्स मैंने आपको बताए, उन्हें अगर आप भिगो करके या अंकुरित करके खाएंगे तो भी उनके अंदर आयरन का अमाउंट बेटर हो जाता है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे से होता है, बजाय कि इन जनरल बना करके जैसे कि हम लोग बनाते हैं अपने घरों में। तो कोशिश करिए कि इन दालों वगैरह को एक बार भिगो दिया, अंकुरित हो गए, उस तरह से भी इनका सेवन करिए। दोस्तों रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कैल्शियम का ज़्यादा अमाउंट या जो फाइटेट्स होते हैं, जो टैनिन्स होते हैं, ये सब जो भी हमारा नॉन हीम आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन कम कर सकते हैं। नॉन हीम आयरन मतलब हो गया जो हमें नॉर्मल वेजिटेरियन सोर्सेज से आयरन मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा कैल्शियम बॉडी में कैसे आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खाने के साथ साथ में कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा दूध वगैरह पी रहे हैं, उससे खाने में जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें खाने के साथ साथ में नहीं करनी है, ध्यान रखनी है। जो मैं फाइटेट्स या टैनिन्स की बात कर रहा हूँ वो सब चीज़ें हमें चाय कॉफ़ी से मिलती हैं, तो खाना खाने के साथ में हमें चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि जो भी हमारे खाने में आयरन है वो हमारी बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब कर सके और ठीक से उसका इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट की, मतलब कि अगर आयरन डेफिशिएंसी कुछ इतनी है कि उसका मेडिसिन के ज़रिए इलाज करना ज़रूरी है। सिर्फ डाइट से अभी स्टार्टिंग में काम नहीं चलेगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत कॉमनली देखे जाते हैं कि सपोज़ हीमोग्लोबिन किसी में 4 ग्राम है, किसी में 5 ग्राम है, तो ऐसे में हम ऐसे घर नहीं बेच सकते कि आप सिर्फ आयरन के रिच सोर्सेज़ को, आयरन के मजबूत सोर्सेज़ को अपने आहार में इस्तेमाल करिए और आप ठीक हो जाएंगे। पहले उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा अच्छे लेवल पे लाना होता है। इसके लिए दोस्तों वही अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। आयरन के टैबलेट्स होती हैं, वो उन्हें पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब की जाती हैं। कई सारे पेशेंट्स में लगता है कि नहीं, टैबलेट्स तो थोड़ा धीरे धीरे असर करेंगी, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ठीक ठाक लाने की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स में दोस्तों कई बार इंट्रावेनस आयरन दिया जाता है, मतलब कि जो नसों के ज़रिए इन्फ्यूज़न दिया जाता है, वो भी देते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन थोड़ा सा जल्दी इंप्रूव होता है, आयरन की कमी थोड़ी सी जल्दी रिप्लेनिश होती है, ठीक होती है। और फ्रेंड्स कई सारे पेशेंट्स में ब्लड चढ़ाने की नौबत आती है, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है ताकि आयरन की कमी पूरी हो सके। तो ये सब कुछ पेशेंट्स की अलग अलग कैटेगरीज़ पे होता है। पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, आयरन की कमी किस वजह से हुई है, पेशेंट का एक ओवरऑल हेल्थ का आउटलुक क्या है, उसकी एज क्या है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, फैक्ट में रखते हुए, फिर उसके बाद ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है या इंट्रावेनस आयरन देना है या आयरन के टैबलेट्स देनी है या क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है। और जब पेशेंट ठीक ठाक हालत में हो जाता है तो उसके बाद ये तो कहा ही जाता है कि आप अपने आयरन का जो इंटेक है, जो खाने वाले में आयरन का इंटेक है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए।